ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी झूठन। सबसे पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जानते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 में उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव बरला में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक और कवि है। उनकी आत्मकथा झूठन दलित साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। उन्हें बचपन में बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के दौरान भी उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। महाराष्ट्र प्रवास के दौरान वे दलित लेखकों के संपर्क में और डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से दलित रचनाओं का पाठ किया। उनका मानना है कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक लेखन के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया था। अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है। देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के पद से पदमुक्त होकर देहरादून में ही बस गए, जहां 17 नवंबर 2013 को इनका देहावसान हो गया। उन्हें उनके साहित्य कर्म के लिए 1993 में अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 1995 में परिवेश सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं: पहला, आत्मकथा झूठन, कविताओं में सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, कहानी संग्रह सलाम और घुसपैठिए, आलोचना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वाल्मीकि समुदाय का इतिहास, सफाई देवता और दो चेरा, जो कि नाटक में उपलब्ध है। घुसपैठिए कहानी। मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अखबारों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। एक ही साल में यह दूसरी मौत थी मेडिकल कॉलेज में। फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा दफा कर दिया गया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारणों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा था। लगता था जैसे इस शहर की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। दो हत्याओं के बाद भी यह शहर गूंगा ही बना रहा। राकेश के दफ्तर पहुंचते ही फोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फोन था। उसने कांपती आवाज में कहा था, राकेश साहब, सुभाष सोनकर की बलि चढ़ गई है। क्या? राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा। अभी और कितनी हत्याएं होंगी राकेश साहब? रमेश ने अपनी बात जारी रखी थी। आखिर सोनकर का अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। रमेश चौधरी का एक एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था। राकेश काठ की तरह जड़ हो गया था। रमेश चौधरी की भर्राई आवाज जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी, जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राकेश को लग रहा था जैसे रमेश चौधरी किसी गहरी खाई में खड़ा है, जहां से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज धीमी हो गई थी, जिसे सुन पाना राकेश के लिए कठिन महसूस हो रहा था।
सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसे लगा फोन उसकी पकड़ से फिसल रहा है। उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक देने लगा था जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर और उसके मित्रों को लेकर आया था। उस रोज वह दफ्तर से घर आते ही अखबार लेकर बैठ गया था। रसोई में इंदु की खटर पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शांत था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार से चिपक जाना इंदु को चिढ़ाने के लिए काफी था। उसने व्यंग्य से पूछा, कहीं जाना है क्या? नहीं, क्यों? राकेश हड़बड़ा गया था। कपड़े नहीं बदले? इंदु ने शंका जाहिर की। राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल वह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फोन आया था। कुछ जरूरी बात करना चाहता था। शाम को घर आएगा। राकेश ने टालने की बात बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश चौधरी माना ही नहीं था। राकेश ने कहा भी था, दफ्तर में ही आ जाओ, लेकिन रमेश चौधरी ने कहा था, नहीं, बात कुछ ऐसी ही है जो दफ्तर में नहीं हो सकती है। रमेश चौधरी सामाजिक कार्य करता है। अक्सर किसी न किसी बहाने वह राकेश के पास आता ही रहता है। जब भी वह आता है, राकेश अव्यवस्थित हो उठता है। उससे जितना बचने का प्रयास करो, वह उतना ही पीछे पड़ा रहता है। रमेश चौधरी के बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सामने वाला व्यक्ति सहज नहीं हो पाता था। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन से भी कोटे कोटे से ही चाहिए। लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है, तो तुम लोगों को जरूरी काम निकल आते हैं, या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनेगा बलि का बकरा। गालियां भी वही खाएगा। देखो साहब, अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को खतरा दिखाई देता, तो ऐसी संस्थाओं को चंदा दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती है। तुम लोग इस तरह उदासीन बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएंगे। बाबा साहब तो है नहीं, और बाबा साहब के नुमाइंदे बनने को जो ढोंग कर रहे हैं, वे भी संसद में पहुंचते ही गीदड़ बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं, जो आरक्षण विरोधी है और तरह तरह की नौटंकियां करने में माहिर है। न्यायाधीशों से फैसला दिलवाएंगे कि अब मेडिकल और इंजीनियर में आरक्षण से दाखिला नहीं मिलेगा। इससे प्रतिभाएं नष्ट होती हैं। जैसे प्रतिभाएं इनकी गुलाम है और सिर्फ इनके घरों में ही जन्मती है। अरे इतने ही प्रतिभावान थे तो देश की यह हालत कैसे हो गई? ऐसे संवादों से राकेश आए बाएं देखने लगता है, और यदि यह वार्तालाप घर में चल रहा होता तो इंदु को लगता है जैसे अड़ोसी पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इंदु ऐसी उखड़ती है कि कई कई दिन तक घर में गोलीबारी चलती ही रहती है। ऐसे में राकेश एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता है। इंदु घुमा फिराकर यही कहती है, तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे, जिन्हें यह तमीज भी नहीं कि सिर्फ सोफे पर कैसे बैठा जाता है। तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करना है तो घर से बाहर ही रखो। आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है, उसे भी क्यों खत्म करने पर तुले हो? गले में ढोल बांधकर मत घूमो। यह जो सरनेम लगा रखा है, यही क्या कम है? कितनी बार कहा है कि इसे बदलकर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी, रैदास तो जूते बनाता था, तुम लोग भी जूते बनाते हो। पिंकी रोते हुए घर आई थी, मेरा तो जी करता है बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं। इंदु की यह तानाकशी राकेश को बौना बना देती है। वह खुद अपराध बोध से भर जाता है।
बस अखबार खोलकर बैठ जाता है। ऐसे में अखबार की सुर्खियां गडमगड होकर काले धब्बों में बदल जाती हैं और राकेश को लगने लगता है जैसे वह सुरक्षित है। दरवाजे की घंटी बजने से उसके विचार तंद्रा टूट गई थी। उसने दरवाजा खोला। रमेश चौधरी ही था। उसके साथ 4 युवा और थे। वे सब अंदर आकर इधर उधर पसर गए थे। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उदास चेहरों पर भय की परछाइयां दिखाई पड़ रही थी। वे सभी चुप थे। सभी अपने अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज्यादा उनकी आंखों में थी। उनकी दशा देखकर राकेश के मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगी थी। रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राकेश साहब, यह है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मेश्राम और ये सुभाष सोनकर। ये सभी मेडिकल के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मेश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे। हाँ हाँ जरूर, राकेश ने सहज भाव से कहा। अमरदीप हिचकते हुए बोला, सर हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अमरदीप पल भर के लिए रुका। खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उसमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। ये साल हमने जिन यातनाओं के साथ गुजारे हैं हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता था पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती हैं। उन सब यातनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना बहुत तकलीफदेह है। एक रोज तो मैंने आत्महत्या तक कर लेने का निश्चय कर लिया था। निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप के शब्दों ने सांझ की धुंधलकों को और अधिक गहरा दिया था। अमरदीप के भीतर में गूंजती चित्कारें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। माहौल गमगीन हो गया था। राकेश के हृदय में जैसे कंपन बढ़ गए थे। अपने ही अंतर मन की हिलोरों पर तैरता अमरदीप बोला, कल पूरा दिन हॉस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाजा बंद करके पीटा गया। क्यों? क्या रैगिंग चल रही थी? राकेश ने हैरानी से पूछा। रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के साथ यह सलूक होता, लेकिन वहां तो सिर्फ इन दोनों को ही पीटा गया, अमरदीप ने जोर देकर कहा। दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूसों का प्रहार होता है। जरा भी विरोध किया तो लात पड़ती है। यह 2-4 दिन नहीं, साल के साल चलता है। और यह पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जाने वाली बस में भी पिटाई होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, इस बस में जो भी चमार स्टूडेंट है वह खड़ा हो जाए। फिर उसे धकियाकर पिछली सीटों पर ले जाना चाहता है, जहां पहले से बैठे सीनियर लात घूंसों से उसका स्वागत करते हैं। अमरदीप ने हालत का ब्यौरा दिया। यह तो सरासर जुल्म है, राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप ने राकेश की ओर देखा। अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही बस में फाइनल के प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर आवाज लगाई तो उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणय की आवाज पर चुपचाप रहा। सोनकर के पास जो छात्र बैठा था उसने इशारे से बता दिया कि सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिलमिला गया। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे। क्यों बे चमरटे, सुनाई नहीं पड़ा? इसने क्या कहा था? सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कराह उठा। प्रणव मिश्रा का झन्नाटेदार थप्पड़ सोनकार के गाल पर पड़ा। फिर गाली पड़ी। चमार हो या सोनकर, ब्राह्मण तो नहीं हो तो सिर्फ कोटे वाले, बस इतना ही काफी है। प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात घूंसों से अधमरा कर दिया। पूरी बस में ठहाके गूंज रहे थे। अंबेडकर के नाम पर गालियां दी जा रही थी।
प्रणव मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशियां मिल रही थी। राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी की मुद्रा में सिर झुकाए बैठा हुआ था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे। रमेश चौधरी भी खामोश था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां कसी हुई थी। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इंदू की खटर पटर और तेज हो गई थी। इंदू के खक्कारने का स्वर राकेश के लिए संकेत था। अजी, आप इन पचड़ों में ना पड़ो। रसोई के कामकाज के दौरान भी इंदू के कान इन लोगों की बातचीत पर ही लगे थे। इंदू का जो नजरिया था वह सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेलों से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि आस पड़ोस के लोग उनके बारे में ना जान पाए कि वे कौन है। उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था, लेकिन राकेश उनकी व्यथा कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वे सब किसी घने बियाबान जंगल में फंस गए हैं, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा है या कटीले झाड़ झंकार। इंदू रसोई से निकलकर बेडरूम में चली गई थी, जहां बच्चे अपना होमवर्क में मशगूल थे। कुछ ही क्षण बाद राकेश का 8 वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, पापा, मेरा होमवर्क कराओ। हाँ बेटे, बस अभी कराते हैं, 10 मिनट में। ज़रा रमेश अंकल से बात कर ले, तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो। राकेश ने उसे बहला फुसलाकर वापस भेज दिया। राकेश इंदू का इशारा समझ रहा था। इन्हें जल्दी भगाओ, इन झंझटों से अपने आप को दूर रखो। राकेश कुछ अटपटा सा गया था। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश को धीरे से कहा, साहब, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए, डॉक्टर तो इन्हें बनना ही है। राकेश गहरी सोच में था। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि इन हालातों में छात्रों को क्या करना चाहिए। नितिन मिश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, हॉस्टल नंबर 1 में कमरा अलॉट हो जाने के बाद भी किसी दलित छात्र को उसमें घुसने नहीं दिया जाता है। घूम फिरकर हॉस्टल नंबर 2 में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही स्थिति गर्ल्स हॉस्टल की भी है। वहाँ भी सभी दलित लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहती हैं। कॉलेज मैनेजमेंट को ये समस्याएं गंभीर नहीं लगती। उन्हें लगता है दलितों के लिए मेडिकल में आना अतिक्रमण करना है। अब उनसे शिकायत करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते। नितिन मिश्राम मुखर हो उठा था। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। प्रणव मिश्रा मेरे ही बैच में है। ना क्लासेस अटेंड करता है ना प्रैक्टिकल। फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज़्यादा अंक देते हैं। अटेंडेंस की भी समस्या नहीं होती। मिश्राम ने कटुता से कहा। राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तक देने लगा था। जब वह पहली बार हॉस्टल गया था, उसे जो रूम अलॉट हुआ था उसमें पहले से एक छात्र था जिसने उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भंगी चमार के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता है। जब उसने हॉस्टल वार्डन से शिकायत की तो उसने भी उसकी जाति पूछी थी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया था। साथ ही उसे चेतावनी भी दी थी, अपनी औकात में रहो वरना बाहर कर दूंगा। छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। एक एक दिन जैसे पीड़ा से गुजरकर पार करना पड़ता था। मैस में भी अलग बैठना पड़ता था। रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया। साहब, अब आप ही बताइए क्या किया जाए। तुम लोग डीन से मिले? राकेश ने सवाल किया। जी मिले थे। उनका कहना है कि आरक्षण से आए हो, थोड़ा बहुत तो सहना ही होगा। सवर्ण छात्रों की ज्यादतियों को वे अनुचित नहीं मानते, क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है। आरक्षण के विरोध से उपजा आक्रोश, नितिन ने वितृष्णा से भरकर कहा।
डीन ही नहीं, प्रोफेसर भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और प्रणव मिश्रा जैसे छात्रों को शह देते हैं। अमरदीप ने नितिन मिश्राम की बात का समर्थन किया। सुभाष सोनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, जिसे लेकर पुलिस थाने गया था रपट लिखाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था। यह तुम लोगों का अंदरूनी मामला है, पुलिस को क्यों घसीटते हो? अब आप ही बताइए, आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? इन स्थितियों में ठीक से पढ़ाई में भी एकाग्र होना मुश्किल हो जाता है। रमेश चौधरी ने अखबारों को भी रपट भेजी थी, जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न का मुख्य मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अखबारों ने इसे रैगिंग कहकर छापा। दलित छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों का कहीं जिक्र तक नहीं था। विचार विमर्श के बाद राकेश और रमेश चौधरी डीन से मिलकर समस्या का कोई ना कोई समाधान तलाश करेंगे। जरूरत पड़ती तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। डीन का कहना था कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, हम यहाँ आरक्षण के पक्ष में या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं, दलित छात्रों की समस्याएं लेकर आए हैं। डीन उनकी कोई भी बात सुने बगैर आरक्षण से होने वाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। उनकी धारणा थी कि कम योग्यता वाले जब सरकारी हस्तक्षेप से मेडिकल जैसे संस्थानों में घुसपैठ करेंगे तो हालात तो दिन प्रतिदिन खराब होंगे ही। उन छात्रों का क्या दोष जो अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं? राकेश बहस से बचना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी तो उन हालात का कोई समाधान निकालिए जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न रोकिए। देखिए, छोटी मोटी घटनाओं का इतना तूल मत दे। दलित उत्पीड़न जैसे मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं है और मैं इन वाहियात चीज़ों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी अम्मा कहा जाता था। डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। राकेश और रमेश चौधरी बौखलाकर उठ आए थे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि में घुसपैठ थी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था, शायद राकेश के कारण। कई दिन वे दोनों अनेक गणमान्य लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास भी वे गए, उनका रवैया भी निराशाजनक ही था। वे कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। उनका कहना था, मामले उठाने से दलित छात्रों का ही नुकसान होगा। 10-15 दिन के अथक प्रयासों के बाद भी कोई सुगबुगाहट वे पैदा करने में असफल रहे थे। निराश होकर रमेश चौधरी ने कहा था, राकेश साहब, अब तो आपने खुद देख लिया, मैं इन लोगों से क्यों कड़वी करता हूँ। राकेश भी अधिकारी था, लेकिन वह छात्रों की मदद करना चाहता था, सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर। सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते थे। उन्हें डर था कहीं इन हादसों के छींटे में वे भीग न जाए। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सालता है। रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी, तारीख भी तय हो गई थी। लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा रमेश चौधरी को। इस खबर से वह गुस्से में बिफर पड़ा। राकेश को जब उसने सोनकर की आत्महत्या का समाचार दिया, उस वक्त वह आपे से बाहर था। सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था, क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रपट लिखाने का दुस्साहस किया था। डीन और अन्य प्रोफेसरों तक का शिकायत पहुंचाने की हिमाकत की थी। यह भूलकर कि वह इस चक्रव्यूह में अकेला फंस गया है, जहां से बाहर आने के लिए उसे कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और उनके महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षा फल का व्यूह भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था।
कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। रमेश चौधरी से फोन पर यह समाचार पाकर राकेश भी गहरे अवसाद से भर गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कुशाग्र बुद्धि का सोनकर आत्महत्या कर सकता है। फोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज सुनकर राकेश की उलझने और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके कांपते हाथ में थमा फोन भी थरथरा गया था। बहुत मुश्किल से राकेश फोन क्रेडिल पर रख पाया था। राकेश ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है। वह धम्म से कुर्सी में धंस गया। उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले, सोनकर, यह क्यों किया तुमने? राकेश का मन बुरी तरह उचट गया था। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह दफ्तर से उठकर जाने ही वाला था, फोन की घंटी बज उठी। रमेश चौधरी का फोन था। धीरे गंभीर आवाज में बोल रहा था, राकेश साहब, कल पोस्टमार्टम के बाद सोनकर की लाश का अंतिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर होगा। आप में साहस हो तो पहुंच जाना। रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आँच को उसने महसूस कर लिया था। अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था कि रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पशुपेश में डाल दिया था। सोनकर का चेहरा बार बार उसकी आंखों में उतर रहा था। राकेश अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया था। सोनकर का चेहरा उसे उद्वेलित कर रहा था। सोनकर की जद्दोजहद राकेश को अपनी पीड़ा बन गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और झटके से उठकर खड़ा हो गया था। उसने तय कर लिया था वह सोनकर की अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं होगा, उसे कंधा भी देगा। घुसपैठिए एक विश्लेषण। कहानी का आरंभ आत्महत्या की खबर से होता है। मेडिकल कॉलेज का दलित छात्र सुभाष सोनकर सवर्णों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। और यह कोई पहली आत्महत्या नहीं है। इससे पहले फाइनल वर्ष की छात्र सुजाता की आत्महत्या हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। अखबार में सुभाष की आत्महत्या की खबर पढ़कर राकेश स्तब्ध रह गया। उसके सामने वो स्मृतियां आ गई जब सुभाष उसके घर आया था और अपनी प्रताड़ना की दास्तान सुना रहा था। वह उससे उम्मीद कर रहा था कि वह अधिकारी है और साथ ही उसी के समाज का है, वह उसकी मदद जरूर करेगा। सुभाष सुनकर राकेश को बताता है कि कैसे बस में प्रणव मिश्रा ने उसे जलील किया था, कैसे सवर्ण उन्हें कोटे से आने के कारण किसी न किसी तरह जहालत महसूस करवाते हैं। कोई अधिकारी, वार्डन, डीन उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं करता, बल्कि कहता है कि कोटे से आए हो तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। कैसे उस दिन प्रणव मिश्रा ने भरी बस में सुभाष के मुंह पर तमाचे जड़े थे और जब सुभाष पुलिस में रपट लिखवाने गया तो पुलिस ने आपस का मामला कहकर पल्ला झाड़ लिया था। कैसे दलित होने की वजह से उन्हें अंक कम दिए जाते हैं, उनके साथ कोई खाना नहीं बनाता, ना खाता है, कमरा मिल जाने के बाद भी उन्हें एक कोने के कमरों में ठूस दिया जाता है। दलित लड़कियों के साथ भी यही व्यवहार होता है। उनके प्रवेश परीक्षा के अंक पूछकर उन्हें सबके सामने प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। डीन, प्रोफेसर, वार्डन, पुलिस सबके मन में यही भाव पनपा है कि ये दलित उनके हिस्सों और अवसरों पर कोटे से सेंध लगा रहे हैं। राकेश के सामने सुभाष की दर्द भरी दास्तान पुनः प्रस्तुत हो गई थी। राकेश जानता था कि सुभाष एक मेधावी छात्र है, जैसे कभी वो हुआ करता था। उसने सुभाष और खुद को उसी पलड़े में पाया जिस प्रताड़ना को झेलकर वो यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन आज वह उससे बच निकलना चाहता था। आखिर उसकी पत्नी इंदु भी तो यही चाहती है। कहानी में रमेश चौधरी जैसे पात्र इस पलायन और मौका परस्ती की भावना से लोहा लेते हैं और राकेश जैसे पात्रों
को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। दरअसल यह कहानी आरक्षण के प्रति सवर्ण सोच पर ही नहीं, बल्कि आरक्षण प्राप्त करके बने हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता सब पर चोट करती है। यह कहानी उन मौका परस्त लोगों पर भी व्यंग करती है जो स्वयं को समाज में दलित होने के कारण लांछित महसूस करते हैं और अपना सरनेम बदलकर अपने समाज के लोगों से कटने का प्रयास करते हैं। राकेश की पत्नी इंदु इसी तरह की मानसिकता से पीड़ित है, लेकिन यह मानसिकता सदियों की प्रताड़ना का प्रतिफल है जिससे वह अपने बच्चों और परिवार को बचाना चाहती है। यह कहानी यथार्थ के इतने करीब है कि लगता है कि आपके पास घटित हुई है। आपके आसपास ऐसे अनेक सवर्णों में भी और दलितों में भी मिल जाएंगे जो सवर्ण होने के कारण यह मानते हैं कि दलितों ने उनकी नौकरियों, शिक्षा आदि के अवसरों और हिस्सों में सेंध लगाई है, इसलिए इन्हें रोकना होगा, वरना यह दलित हमारे बच्चों के हकों को खा जाएंगे। उनके द्वारा दलितों को प्रताड़ित करना उन्हें रोकने का ही कार्य है। दूसरी ओर वे दलित भी हैं जो अब अधिकारी बन गए हैं, संपन्न हो गए हैं। वो स्वयं को दलित ना तो बताना चाहते हैं, ना ही जताना चाहते हैं। वह हर उस चीज, नाम, उपनाम को किनारे कर देना चाहते हैं जिसे दलित होने का आभास होता है। रमेश चौधरी का चरित्र स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि सरोखा लगता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कहानी स्वानुभूति की उन प्रताड़नाओं के बारे में ही नहीं जो गैर दलितों द्वारा उन्हें दी गई, बल्कि वाल्मीकि जी इस कहानी में अपने समाज के लोगों को की अकर्मण्यता और हीनता को प्रताड़ना के रूप में दर्शाते हैं कि कैसे एक दलित दूसरे दलित की शव यात्रा में शामिल होने के लिए भी सोचता है कि कहीं उसके समाज में दलित होने का पता न चल जाए। हमारे आसपास प्रणव मिश्रा और इंदु दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। हालांकि इंदु की हीन भावना उस प्रताड़ना से उपजी है जिसे उसके पुरखों ही नहीं बच्चे तक उसके संपन्न होने के बावजूद भी स्कूलों में झेला करते हैं। पर इसका यह हल नहीं कि हम अपनी अस्मिता को खोकर